वसीम लाजवाब होकर खामोश हो गया, क्योंकि सिरे से ही ये मामला इतना माहिरुल अकूल था कि इस पर बहस करना सिवाय अपना दिमाग खाली करने के कुछ मायने ना रखता था। ताहम हमारी तशवीश बढ़ती गई और अहम इसी शश व पंज में घर चले आए। दिन गुजरते गए। सफदर को इस साये की तकलीफ बदस्तूर थी और अब उसकी अफसुर्दगी हद से बढ़ चुकी थी। एक दिन दीवान साहब सफदर को देखने आए। वह बहुत खुश थे जब से वह खत उनके घर से निकले। फिर कभी उन्हें इस साये ने ना सताया था और वो अब इत्मीनान से रह रहे थे। उन्हें किसी भी तरह की परेशानी या फिर कोई भी अला बला नहीं सता रही थी। इधर सफदर उनसे कुछ कहना चाहता था मगर मेरे डर से ना कह सकता था। वह अक्सर मेरे सामने ऐसे ख्यालात का इजहार करता रहता जिससे मैं उसे फातरुल अक्ल समझता रहूं, यानी पागल समझता रहूं, और उसे कहने से रोक देता मैं। और उसलिए वह मेरे सामने उनको ना कह सकता था कि उसे आखिर उनसे क्या कहना है और क्या परेशानी हो रही है। लेकिन आज मुझे भी इस्तफसार पर माइल देखकर बड़े सुस्त अंदाज से सफदर कहने लगा, न जाने कब और कहाँ मैंने एक ख्वाब देखा था। पहले तो मुझे उसका कुछ ज़्यादा एहसास ना था, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये महसूस करने लगा हूँ कि वह ख्वाब नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत थी। मैंने ये वहम दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बजाय दूर होने के ज़्यादा मजबूत होता रहा है। अब वह वहम तरक्की पर है। मुझे खौफ है कि मैं कहीं दीवाना ना हो जाऊं, पागल ना हो जाऊं। वह किसी गहरी सोच में पड़ गया। कामिल सुकूत के बाद उसने कहा, ख्वाब में मैंने देखा कि मैं एक लतीफ़ सी चीज़ हूँ और एक तंगो तारीक कमरे में मैं कैद हूँ, यानी मौजूद हूँ, जिसके दरमियान एक हौज़ में अलाव जल रहा था और आग के बड़े बड़े अंगारे दहक रहे थे। आग के करीब एक औरत खड़ी थी और उसके सामने एक लंबी लंबी आंखों वाला खुश जवान पसमर्दा सूरत बनाए खड़ा था। औरत कह रही थी कि अगर इनकी साजिश कामयाब हो गई तो इसे बहुत जल्द रिहाई मिल जाएगी। मर्द कहने लगा, प्रभा, औरंगजेब आलमगीर कोई मामूली इंसान नहीं, उसके सामने साजिशों की कुछ हकीकत नहीं। प्रभा और औरंगजेब के नाम पर हमारे कान खड़े हो गए। दीवान साहब ने मुझे मायनी खेज निगाहों से देखा। सफदर सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहने लगा, खुसरो आदमी ने कहा, इस मामले में तुम बिल्कुल हिस्सा ना लो, कहीं तुम पर कोई मुसीबत नाजिल ना हो जाए। मेरी रिहाई की कोई उम्मीद नहीं। अब मेरे दिल में सिर्फ एक हसरत है कि मरने के बाद मेरा लाशा इस गिरदो नवाह में ना रहे, बल्कि मेरे ख़ानदान के अफराद के पहलू ब पहलू दफन हो जाए। ये दिल शिकन बातें सुनकर वह औरत रोने लगी। मर्द ने फिर कहा, प्रभा, रो धोकर मुझे बुज़दिल ना बनाओ, बल्कि मेरी हिम्मत बंधाओ, मुझे हिम्मत दो। अगर हो सके तो अपनी राजपूती शान के मुताबिक वादा करो कि मेरी आखिरी आरजू पूरी करने की तुम भरपूर कोशिश करोगी। ये सुनते ही औरत फौरन आंसू पोंछकर तन कर खड़ी हो गई। उसने संजीदगी से उस जलती हुई आग की तरफ इशारा करके जवाब दिया कि बहैसियत एक राजपूत औरत के इस मुकद्दस अग्निकुंड पर हल्फ उठाकर, यानी कसम खाकर कहती हूँ कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी वैसी बात भी हो गई तो मैं आपको ज़रूर किसी शाही कब्रिस्तान में पहुंचाकर ही चैन लूँगी। अगर मैं मर गई तो ये बच्चा जो इस वक्त मेरे पेट में है मेरी कसम को पूरा करेगा। जिस वक्त वह औरत कसम खा रही थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो अल्फाज वो कह रही हैं वही हरफ बा हरफ मैं दोहरा रहा हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे वो नहीं मैं कह रहा हूँ, या दूसरे लफ्ज़ों में मैंने भी वही कसम उठाई जो उस औरत ने उठाई थी और मैंने भी उस कसम को उसी वक्त हलफ उठा लिया। इसके बाद के हालात का मुझे कुछ मालूम नहीं है, अलबत्ता रोज़ बरोज़ मेरी बेकरारी बढ़ रही है और मैं हर वक्त इन्हीं ख्यालात में गर्क रहता हूँ। दूसरे दिन दीवान साहब ने मुझे और वसीम को बुलावा भेजा और कहने लगे, मैं दावे से कहता हूँ कि सफदर वही पुरस्कार बच्चा है, वही पुरस्कार बच्चा जिसके बारे में हमने उस खतूत में पढ़ा है, जिसके बारे में हमें उस संदूक से मालूम पड़ा है
یہ وہی بچہ ہے، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جس کا ذکر کر کر شہزادہ مراد کی بیگم نے اس خط میں لکھا ہے، تحریر کیا ہے، وہی یہ بچہ ہے۔ اور اس لڑکے کی باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ اس کی روح بیدار ہے اور کسی پر اسرار دنیا میں اس قسم کی ادائیگی کا اقرار کر چکی ہے۔ وسیم کہنے لگا، اتنی صدیوں کے بعد ایک گمنام لاش کی جستجو کتنی مضحکہ خیز بات ہے۔ دیوان صاحب بولے، تمہیں قسم کی ادائیگی یا اس سے کیا غرض ہے؟ لڑکے کو صرف اس خیال سے وہاں لے جانا چاہیے کہ شاید اس سرزمین پر اس کے قدم پڑنے سے ایک بے چین روح کو تسکین ہو جائے اور وہ اسے چھوڑ دیں۔ ان پے در پے انکشافات نے ہمیں چکر میں ڈال رکھا تھا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا، اس لیے دیوان صاحب کے کہنے پر ہم صفدر کو سیر کے بہانے گوالیار لے گئے۔ گوالیار پہنچ کر دوسرے دن ہم قلعہ دیکھنے چلے گئے۔ زمانہ قدیم کی صنعت و عجائبات دیکھتے ہوئے اس عظیم الشان مدے پر چڑھ گئے جہاں شاہی محلات تھے۔ وہاں ایک مضبوط قسم کا بوڑھا جاٹ چوکیدار ہمیں مل گیا، جو سر پر گاڑے کا بڑا سا منڈا سا باندھے ہوئے وہاں پر کھڑا تھا۔ اس کی کھچڑی داڑھی چڑی ہوئی تھی اور گھنے آبرو کے نیچے دو گول چمکتی ہوئی آنکھوں سے سخت گیری جھلک رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا بہت سخت انسان ہے۔ یہ شخص بالکل گنوار تھا۔ اس نے ایک خاص انداز سے تن کر ہمیں سلام کیا، پھر ہاتھ سے ہمیں پیچھے آنے کا اشارہ کر کے آگے ہو لیا۔ وہ کئی ایک زینے اور بھول بھلیا طے کرتا ہوا ہمیں ایک وسیع صحن میں لے گیا، جس کے ارد گرد بڑے بڑے فراخ دالان مورتی نما ستونوں پر کھڑے تھے۔ اس ویران محل کے اداس در و دیوار، یعنی کہ ویران محل تھا اور در و دیوار بہت زیادہ پرانی حالات میں ہو رہے تھے، اسی لیے اسے اداس کہنا بہتر رہے گا۔ تبھی اچانک اس بوڑھے جاٹ چوکیدار نے اپنی پھٹی ہوئی جیب سے ایک زرد رنگ کا بوسیدہ کاغذ نکال لیا۔ کاغذ نکالا اور اسے دیکھ کر کہنے لگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں اورنگزیب نے بچپن راجے ایک مقدت و راز تک مقید رکھے اور آخرکار سری گوبند جی مہاراج نے انہیں رہائی دلائی۔ اس کے بعد وہ واپس لوٹا اور شان تحکم سے ہمارے آگے چلنے لگا، گویا یہ عالیشان قلعہ اس کے باپ دادا کی ملکیت ہو، ایسا وہ بوڑھا چوکیدار ہمارے آگے چل رہا تھا۔ وہ بے شمار زینے اترتا، کئی تکونی دیوڑیاں اور نیم چھت بخار چپال عبور کرتا ہوا ہمیں ایک تہہ خانے میں لے گیا۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔